So in today's class, what we have in today's class, I will talk with you अबाउट मॉडर्न एज। आज मैं आप लोगों से किस पर बात करूंगा? मॉडर्न एज को लेकर के मैं बात करूंगा। और जब आप मॉडर्न एज की बात करते हैं तो उसका जो टाइमिंग है वो 1901 से लेकर 1945 तक है। नंबर वन पॉइंट, जो 1901 ईस्वी है, 1901 ईस्वी को क्वीन विक्टोरिया डाइट। 1901 को क्या हुआ था? क्वीन, क्यू से क्वीन, वी से विक्टोरिया डाइट। तो उनकी मौत के साथ ही ये कहा जाता है कि विक्टोरियन एज खत्म हो गया, मॉडर्न एज शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि 1945 में क्या हुआ था। 1945 के बारे में ये कहा जाता है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड। डब्ल्यू से वर्ल्ड, फिर डब्ल्यू से वॉर, और दिस इज सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड केम टू एंड, केम टू एंड। तो जो मॉडर्न एज है, ये कहा जाता है कि मॉडर्न एज आपका यहां से लेकर यहां तक चलता है, 1901 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड केम टू एंड 1901 से लेकर 1945 तक का ये समय रहा है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वह पॉइंट ये आता है कि जब आप जो है इन सब चीजों को लेके बात करते हैं या इन सब चीजों को देखते हैं, तो मॉडर्न एज की और खासियत एक आती है। वह कौन सी है? कि जो मॉडर्न एज है, इट वॉज एन एज ऑफ टू वर्ल्ड वार। टू वर्ल्ड वार कौन कौन सा था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, फर्स्ट वर्ल्ड, डब्ल्यू से वर्ल्ड और डब्ल्यू से वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक, ये क्या था? ग्राउंड वार था, जमीन पर लड़ा गया वार था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, वो आपका जो है कब से कब तक रहा? सेकेंड वर्ल्ड वार। नाउ यू फाइंड व्हाट यू सी सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड, डब्ल्यू से वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार 1930। ये जो वार था, एरी वार था। ये जो है आपका एरी, AIRY, एरी वार से क्या मतलब है? कि ये जो है इसमें एयरक्राफ्ट का यूज किया गया, और जितना भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी वो सब टूट गई। कभी भी कहीं पर कोई भी हमला कर सकता था, इस तरह का जो है वीपन्स डेवलप किया गया और यूज किया गया। और एरी वार के साथ साथ जो है ये बायोलॉजिकल वार था। बायोलॉजिकल वार क्या होता है? बायोलॉजिकल वार में आप ऐसा समझिए कि आपका जो जितना भी नेचर के द्वारा दी गई चीजें हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और जो खाने पीने की चीजें हैं, उन सब में जो है कुछ ऐसी गैस डाल दी जाए या कुछ ऐसे पॉइजनस एलिमेंट डाल दिए जाए कि पूरा हवा है वो खराब हो जाए, और उसको जो है यूज करने से चीजें जो है आपकी गड़बड़ हो जाए। तो व्हेन आई टॉक अबाउट दीज टू वार्स का मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918। तो हम इन दो चीजों को देखते हैं जहां पे हम इसे पाते हैं कि कैसे कैसे था। एक तो आपका जो है ग्राउंड वार, और दूसरा आपका कौन सा वार? आपका एरी वार। दीज टू वार्स वी सी, या दीज टू वार्स वी फाइंड। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि इफ द थर्ड वार टेक्स प्लेस, वर्ल्ड वार टेक्स प्लेस, तो थर्ड वर्ल्ड वार कैसा होगा? लोगों का अपना एक इमेजिनेशन है। थर्ड वर्ल्ड वार अभी लड़ा नहीं गया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा ये साइबर वार होगा। तीसरा विश्व युद्ध साइबर वार होगा। साइबर वार का मतलब भी ऑलरेडी नो कि जो पूरा एक जो हमने एक साइबर वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, जो एक पूरा जाल है 5G, 6G, 7G कंप्यूटर्स का, और उससे आगे बढ़ करके तमाम तरह की रॉकेट्स का, मिसाइल्स का। तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सब का सब क्या होगा? वो पूरा का पूरा जो है वो स्पेस में लड़ा जाएगा। साइबर इन द सेंस दैट विल बी फॉट इन स्पेस। वो अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा, ना वो एयर में होगा, ना ही वह सबका सब जो है एक स्पेस में होगा, जिसमें सुपरसोनिक विमान का यूज करना या सुपरसोनिक मिसाइल्स का यूज करना, ये एक इमेजिनेशन है जिसके बारे में कुछ साइंस फिक्शन में जिक्र भी किया गया है। खास करके 1984 जो नॉवेल है, जो
इसके अलावा जो है उनका एक नावल था टाइम मशीन, H.G. वेल्स का एक नावल है। और तमाम साइंस फिक्शन, साइबॉर्ग, ऑल दीज थिंग्स वी सी, तो उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। अब उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब किसी एज की आप बात करते हैं तो वो एज क्यों फेमस रहा है। वो एज इसलिए फेमस रहा है लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से। ये जो एज था मॉडर्न एज, लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से फेमस था फॉर द रिवाइवल ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। ये पोइट्री और ड्रामा के रिवाइवल से फेमस था। इट वॉज फेमस फॉर द रिवाइवल ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री को भी रिवाइव किया गया है और ड्रामा को भी रिवाइव किया जाता है। पोइट्री और ड्रामा को कैसे रिवाइव किया गया है? पोइट्री और ड्रामा को यू कैन जस्ट सी, आज आप इसे देख सकते हैं कि ये जो समय था या जो ये वार था, पोइट्री और ड्रामा को इस तरह से रिवाइव किया गया है कि इट वाज सेड दैट कि जो टेनिशन थे उनकी डेथ के बाद पोइट्री खत्म हो जाएगी। मेनी क्रिटिक्स स्पेकुलेटेड, या आप कह सकते हैं कि देयर वाज अ फोर टेलिंग दैट कि टेनिशन इज ओनली द ग्रेटेस्ट पोएट रिमेनिंग ऑन दिस अर्थ, स्पेशली इन ब्रिटिश पोइट्री। आफ्टर द डेथ ऑफ टेनिशन पोइट्री विल कम टू एंड। लेकिन मॉडर्न एज में पोइट्री रिवाइव की जाती है, बड़े नाम आते हैं। एक नाम आपका किसका आता है? एक नाम आपका जो आता है जहां से शुरू होता है, G.M. हॉपकिंस आते हैं। एक नाम आपका W.B. येट्स आते हैं। इसके अलावा आपके जो है T.S. एलियट आते हैं। यू यू ऑल हैव टू, ये सब आपका है। T.S. एलियट आते हैं। और उसके बाद आपके जो है W.H. ऑर्डन है। फिर आपके रूपर्ट ब्रूक, नॉट रूपर्ट ब्रूक, इफ आई टॉक अबाउट W.H. ऑर्डन और फिलिप लार्किन, इनका कुछ वर्क पोस्ट मॉडर्न एज में भी है। फिलिप लार्किन आते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल्स भी पोइट्री का आता है, जो आपको जानना जरूरी कि कौन कौन सी चीजें पोइट्री के फील्ड में हुआ था मॉडर्न एज में। उनमें से कुछ स्कूल्स भी है, और वो कौन कौन से स्कूल्स रहे? एक स्कूल आपका जॉर्जियन पोइट्री, एक स्कूल आपका एडवर्डियन पोइट्री, जॉर्जियन पोइट्री, एडवर्डियन पोइट्री। एक स्कूल आपका जॉर्जियन पोइट्री, एडवर्डियन पोइट्री, और एक स्कूल आपका जो है फ्रेंच पोइट्री। एक स्कूल आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या लेफ्ट विंग पोएट। लेफ्ट विंग पोइट्री। एक ग्रुप आपका और आता है इपोकैलिप्टिक पोएम। सो यू सी कि इस तरह के तमाम स्कूल, जॉर्जियन पोइट्री, एडवर्डियन पोइट्री, लेफ्ट विंग पोएट, और उन्हीं लेफ्ट विंग पोएट को ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ट्रेंच पोइट्री, और मैंने आपको कुछ नाम्स वगैरह लिखे। तो पोइट्री में बड़ा काम हुआ, बहुत सारा चीजें नया आया, और नई तरह की सम इनोवेशन यू फाइंड की पोइट्री में क्या यूज किया गया, इमेज का यूज किया गया, पोइट्री में मिथ का यूज किया गया, पोइट्री में सिंबल का यूज किया गया, पोइट्री में तमाम रेफरेंसेस यूज किए गए, पोइट्री में तमाम एल्यूजन्स यूज किए गए, रेफरेंसेस यूज किए गए। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस समय की पोइट्री में एल्यूजन्स यूज किए गए हैं।
इस समय की जो पोइट्री है वो फॉर्मल है, इम्पर्सनल है, ऑब्जेक्टिविटी है, या उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। इस समय की जो पोयम्स है, खासकर एक काम टी एस एलियट और डब्ल्यू बी येट्स ने बहुत अच्छे ढंग से किया। जी एम हॉकिंस पे आई हैव डिलीवर्ड अ लेक्चर, खास करके स्प्रंग रिदम, कर्टल सोनेट, टेरिबल सोनेट, हॉरिबल सोनेट। तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड दीज थिंग्स की एल्यूजन्स, यू फाइंड formal you can poetry, you find impersonal poetry, you find objective poetry. These things you see and these things you find. अब उसके बाद जो है और क्या एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस समय की जो पोइट्री है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इस समय की पोइट्री काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कठिन है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस। जो उसका पोइट्री का सेटिंग है वो सेटिंग कहाँ पर है, सिटी एरिया में, सिटी एरियाज में। पब है, पी होना चाहिए, पब, पब का सेटिंग है। रेस्तराज है, RESTAURANES, रेस्तराज है। कॉम्प्लेक्सिटी है, सिटी एरियाज का है, पब है, रेस्तराज है। दीज थिंग्स यू सी या दीज थिंग्स यू फाइंड। उसके अलावा इस समय का जो पोइट्री है उसकी पोइट्री में सब्जेक्ट मैटर को अगर आप देखेंगे तो एक सेक्स को लेकर के बात की गई है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, लस्ट है, पैशन है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन है, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस है। दीज थिंग्स यू सी, दीज थिंग्स यू फाइंड कि आप ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें कल्चर का डाउनफॉल है और तमाम तरह का जो है नॉस्टैल्जिया भी है। इवन यू कम टू नो अबाउट व्हाट यू कम टू नो कि जो नया एक्सपेरिमेंट साइंस में हो रहा है या जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज का जमाना, उन सबका डिस्क्रिप्शन जो है किया गया है। तो जो पोइट्री कभी आपने विक्टोरियन एज का पढ़ा था, उसका सेटिंग समुद्र के किनारे, चाहे ब्रेक 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 पोयम रहा हो, यूलिसिस रहा हो, डोअर बीच रहा, वहां सी लाइफ का जिक्र किया गया है। और सी ऑफ लाइफ वॉज द सिंबल ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। सी ऑफ फेथ का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है किसका जिक्र होता है, सिटी कल्चर का और टाउन एरिया का, छोटे छोटे उभरते हुए कस्बों का जिक्र है। और इसके अलावा जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसका जिक्र है। और कल इसके अलावा क्लैश बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियलिज्म, imperialism, colonialism. Then you come to know about what? Then you come to know about something you can say कि downfall of goodness, morality, downfall of virtue, downfall of ethics, डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज, ऑल दीज थिंग्स वी सी। काफी कुछ बदलाव आता है। जो एक रोमांटिक एस्पेक्ट था, जो एलिजाइक नोट था, जो नोट ऑफ ह्यूमन माइजरी वी हियर वी गेट इन विक्टोरियन इरा, या जो रोमांटिक एज में जो फेरी का जिक्र था, कुकू का जिक्र था, या आम आदमी की लाइफ का जिक्र था, उससे निकल करके हम बाहर आते हैं और हम पोयम में क्या पाते हैं, वी ऑल सी या वी ऑल फाइंड, यू कैन से कि पब, रेस्तरां, मटेरियलिस्टिक लाइफ, सिटी कल्चर, टाउन एरिया, luxurious life, degradation of the moral values, clash, conflict, doubt, industrial life, वर्ल्ड वार का एक्सपीरियंसेस, ये हर जगह देखने को मिलता है। और इसी वजह से दिखाया गया कि जो मॉडर्न एज है, इस मॉडर्न एज में जो आदमी है वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पे लिखा गया इट वाज एन एज ऑफ टू वर्ल्ड वार। ये मैंने आपको बता दिया, इट वाज एन एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ये विक्टोरियन एज में भी था। इट वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंग्जाइटी, तीसरा पॉइंट, इट वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंग्जाइटी। अनरेस्ट और एंग्जाइटी का सिंपल सा मतलब यही है
कि ये जो एज था इसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट था साइंस को लेकर, रिलीजन को लेकर, वर्ल्ड वार को लेकर के, और डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज को लेकर के। देयर वाज नो एंडेवर टू अपलिफ्ट ह्यूमन सोल, ह्यूमन हार्ट, या जो है स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलिफ्टिंग। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो एज था ये टू वर्ल्ड वार्स का एज था, ये जो एज था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस और रिलीजन का एज था, यह जो एज था अनरेस्ट और एंजाइटी का एज था, यह जो एज था मैकेनाइजेशन मशीनीकरण का एज था, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का एज था, अर्बेनाइजेशन का एज था। इट वाज एन एज ऑफ क्लास स्ट्रगल का एज था, इट वाज एन एज ऑफ स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी का एज था। मतलब गवर्नमेंट बदल रही थी। अगर आप देखिएगा हिटलर का डाउनफॉल, मुसोलिनी का डाउनफॉल, और जितने भी वर्ल्ड वार हुए थे, ब्रिटिश राज का डाउनफॉल। ब्रिटिश राज का मतलब ये था कि ब्रिटिशर ने तो आ, पूरी दुनिया के दो तिहाई हिस्सों पर हुकूमत की थी। उनके साम्राज्य का खत्म होना, दीज थिंग्स बी फाइन। ये जो एज था क्या था, इट वाज एन एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, चीजों के विखंडन का एज था, आपस में चीजें जुड़ नहीं रही थी। पिसिमिज्म का एज था, निराशावादी, मतलब एक तरह से एज था। लोनलीनेस, अकेलेपन का एज था। पीपल वर देवर एलोन, देवर लिविंग अ लाइफ जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा लगता था वे समाज से कटे हैं, उनके आपस के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे जो है। दीज थिंग्स वी सी, दीज थिंग्स वी फाइंड कि I'm not using कि people were crying or lamenting or sobbing, but I just want to tell you, I just want to say कि उनमें लोनलीनेस था, उनमें पीसीमिज्म था, डिसइंटीग्रेशन था। क्लैश एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपका आइडियोलॉजिकल क्लैश है, आइडियाज का क्लैश है, आप ये देखिए घर में अगर क्लैश हो जाए, केवल जो है किसी बच्चे से तकरार हो जाए, अम्मा अब्बा से हो जाए, पापा से तकरार हो जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तब भी लाइफ जैसा लगता है बड़ी पजल्ड है, बहुत डिस्टर्बिंग है। तो मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, अनरेस्ट, एंजाइटी। जीवन में सफलता अगर आपको ना मिले, और अगर आपको जीवन में जो आपके ड्रीम्स है वो ना पूरे हों, या अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको नौकरी ना मिल पाए, कंपटीशन ना निकाल पाए, या सिस्टम अगर गलत हो जिसमें आप सरवाइव कर रहे हो, तो ये सब जितने भी निगेटिव ख्याल है वो आपके जब माइंड में आते हैं तो आपकी आपके अंदर निगेटिविटी जन्म लेती है और इतना हावी हो जाती है कि एक समय ऐसा आता है कि आदमी के अंदर अनरेस्ट है, एंजाइटी है, नींद ना आने की बीमारी है, और तमाम तरह का उसके अंदर का डाउनफॉल है। वो एडिक्ट हो जाता है तमाम चीजों का, गलत रास्ते पे चला जाता है। ये मॉडर्न एज के में देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कि इवन मॉडर्न एज के 21st सेंचुरी में बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा समाज जो हम लोगों के सामने है, कहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस, प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप, प्रॉब्लम ऑफ लव अफेक्शन, प्रॉब्लम ऑफ to maintain a human relationship, machine का problem, unemployment का problem, uh, so many problems we see, so many problems we find, and these things have been shared या depicted, narrated very well। उस समय का जो पोयम है, पोइट्री है, ड्रामा है, उन सब में ये सारी प्रॉब्लम सब में जिक्र की गई है, कैसे रहा है। इसके अलावा ये जो एज था तमाम तरह के मूवमेंट का एज था, जिसमें से एक मूवमेंट है दादाइज्म, सरियलिज्म, निहिलिज्म, एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इमेजिज्म और सिंबोलिज्म का तमाम तरह के मूवमेंट थे। फ्यूचरिज्म वगैरह आया हुआ था। ऑल दीज थिंग्स वी सी। तो ये जो एज था, इट वाज एन एज ऑफ सो मेनी मूवमेंट्स, वेरियस मूवमेंट्स का एज था। वी सी व्हाट वी सी दिस की दादाइज्म, निहिलिज्म, सरियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म, दीज थिंग्स भी थी। उसके अलावा जो मैंने बताया कि ये जो एज था पोइट्री और ड्रामा के डेवलपमेंट का एज था। और पोइट्री के फील्ड में जीएम हॉपकिंस का मैंने नाम लिया, रूपर्ट ब्रूक का मैंने नाम लिया, डब्ल्यू एच ऑर्डन का, टी एस एलियट का, डब्ल्यू बी येट्स का, फिलिप लार्किन का। इसके अलावा नावल के फील्ड में ये एज नावल के लिए भी बहुत फेमस रहा है। और नावल में जो नावल आया था वो साइकोलॉजिकल नावल था, साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल के अलावा यू फाइंड कि अगर नावल की आप बात करेंगे तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का एज था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ
कॉन्शसनेस, CONSCIOUSNE डबल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, TECHNIQUE। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का ये था विलियम जेम्स का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक किसका देन रहा है? विलियम जेम्स का देन रहा है। इसके अलावा यह जो एज और रहा है नॉवेल में, साइंस फिक्शन का ये था, साइंस फिक्शन, या CIENC, साइंस फिक्शन का यह जो एज था, आप कह सकते हैं कि साइंस फिक्शन के अलावा साइकोलॉजिकल नॉवेल पे हम बात कर चुके हैं। कैंपस नॉवेल का एज था, कैंपस नॉवेल। कैंपस नॉवेल था, साइंस फिक्शन रहा है। और तमाम साइंस में वर्ड जैसे साइबॉर्ग है, साइबरनेटिक है, मैजिक रियलिज्म है, ये सारा का सारा चीज रहा। मैजिक रियलिज्म में सलमान रुश्दी का नाम, और सलमान रुश्दी के अलावा एक बड़ा नाम गुंटर ग्रास का नाम रहा है। तो कुछ और भी स्टाइल्स यूज किए गए। साइंस फिक्शन का ये था, साइंस फिक्शन और साइंस यूज की गई है। मैजिक रियलिज्म, साइबॉर्ग, साइबर पंक, तमाम वर्ड ऐसे जो इस समय आए हुए हैं उसमें। और जो नॉवेलिस्ट है वो मैंने आपको नाम बता ही दिया कि इस समय के जो नॉवेलिस्ट है, हेनरी जेम्स है, DH लॉरेंस थे, एम फॉस्टर है, DH लॉरेंस है, जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है, ये सब। या ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का ये था। और एक चीज किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया, अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में दिया। और यह एज जो क्रिटिसिज्म का एज था, जर्नल्स का एज था, मैगजीन्स का एज था। तो जो क्रिटिक्स रहे हैं इस समय के, तमाम फेमस क्रिटिक्स हैं, जिसमें एक बड़ा नाम TS इलियट का था। इन्होंने, अगर आपको याद होगा, इम्पर्सनल थियरी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इन्होंने दिया हुआ था। इसके अलावा IA रिचर्ड्स का एज था, जिनका न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, IA रिचर्ड्स था। FR लीविस का एज था, LEAVIS, FR लीविस का एज था। So you see what? You see TS Eliot, you see IA Richards, you see FR Lewis. These things we see, and these things we find कि TS Eliot है, I. Now the next point which you have to see, या which you have to go, इसके अलावा क्रिटिसिज्म में आपका न्यू क्रिटिसिज्म के अलावा रसन फॉर्मेलिज्म, तमाम और जो क्रिटिसिज्म में चीजें आई हुई है। अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में प्रॉब्लम प्ले, पोएटिक प्ले, प्रॉब्लम प्ले का एज रहा है, पोएटिक प्ले का एज रहा है। और इसके अलावा किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा, KIT, जिसका सेटिंग किचन में दिखाया गया, किचन सिंक ड्रामा। एक और ड्राइंग रूम ड्रामा, ड्राइंग रूम में जिसका सेटिंग दिखाया गया उसको ड्राइंग रूम ड्रामा कहा गया। इसके अलावा थिएटर ऑफ एब्जर्ड, जिसमें एब्जर्डिटी थी, थिएटर ऑफ एब्जर्ड का समय ये रहा। दिस थिंग्स वी फाइंड, थिएटर ऑफ एब्जर्ड। अब अगर आप देखेंगे तो व्हाट डू वी सी, वी फाइंड दैट की इसके अलावा हम लोगों ने लगभग ये बात डिस्कस कर लिया। और इसके अलावा ये जर्नल्स का भी ये था, FR लीविस का एक जर्नल स्क्रूटिनी बड़ा फेमस था, स्क्रूटिनी उनका जर्नल था। और मॉडर्न पोइट्री रही है, उस मॉडर्न पोइट्री में कुछ नाम है जो आप देखेंगे कि एक तो EM डाउटी का है, या ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रॉबर्ट ब्रिज,
रॉबर्ट ब्रिज का एक वर्क था द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, जो 1929 में आया हुआ है। और रुडयार्ड किपलिंग रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग का अपना था बैराक रूम बैलार्ड द सेवन सीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो टीएस एलियट का अ चॉइस ऑफ पिकनिक्स वर्ड्स के रूप में उन्होंने लिखा हुआ है, एक ए से लिखा हुआ था। तो कुछ नहीं, अगर आपको याद करते केवल इतना याद कर सकते हैं कि रॉबर्ट ब्रिज का द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी, यू कैन जस्ट कीप इट इन योर माइंड, द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी। रॉबर्ट ब्रिज का द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी। जॉर्जियन पोइट्री थी, एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था, जॉर्जियन पोइट्री थी जिन्होंने लिखा हुआ था। और अगर आप देखेंगे कि ये जो नाम रखा गया जॉर्जियन पोइट्री, किंग जॉर्ज फिफ्थ और सिक्स के नाम पर रखा, जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर, जॉर्ज फिफ्थ एंड नो जॉर्ज सिक्स, सिक्स के नाम पर नहीं, बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स वाज। तो ये सब इनके, इनमें कौन कौन से राइटर थे? एक राइटर क्रिटिक सर एडवर्ड मार्स, उन्होंने जॉर्जियन एंथोलॉजी नाम से निकाला हुआ था। और इसमें हैरोल्ड मुनरो है, जॉन ड्रिंक वाटर है, सर जॉन स्क्वायर है, डी.एच. लॉरेंस है, डब्ल्यू.एच. डेविस है, ये वेल नोन जॉर्जियन पोएट है। एडमंड ब्लंडेन, राल्फ हॉक्सन, जेम्स स्टीफन, जॉर्ज विलियम रसल एंड रॉबर्ट ग्रेव्स वर लिरिसिस्ट, इन्होंने लिखा हुआ था। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब भी अगर कोई पूछता है जॉर्जियन पोइट्री कब आया था, मॉडर्न एज में आया हुआ, और एक किसके नाम पे, किंग जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रखा गया था इन्होंने। और जो एंथोलॉजी निकाला था उनका क्या नाम था? एडवर्ड मार्श, EDWARD, एडवर्ड मार्श, उन्होंने निकाला हुआ था, एडवर्ड मार्श ने निकाला था, एडवर्ड मार्श, एडवर्ड मार्श। इसके अलावा वार पोइट्री में अगर आप देखेंगे, जो रूपर्ट ब्रूक है, ये वार पोएट्स, इन्होंने वार पोयम से लिखा हुआ है, वार पोयम्स को लेकर के। और इनका जो पोयम्स है उसमें आप देखेंगे कि उनकी पोइट्री में वार एक्सपीरियंस है, और वार को उन्होंने बड़ा ग्लोरीफाई किया हुआ है। रूपर्ट ब्रूक वार पोएट की कैटेगरी में आते हैं। उसी में एक पोएट रहे हैं वाल्टर डी ला मेयर है, जेम्स इलोरी फ्लेकर है, ये सब नाम अकेले, सी फ्रैड सेजन भी वार पोएट्स हैं, जॉन मेसफील्ड वगैरह आते हैं, ये सब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो जॉर्जियन पोइट्री की बात, जो जॉर्जियन पोइट्री थी, ये ग्रुप ऑफ पोएट्स था जो जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रखा गया था। शिव कुमार इज सेइंग कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल, क्या सबके साथ है? नो सर, विजिबल है नो सर विजिबल है। नो सर विजिबल है। Sir, it's visible from my side. ओके, बट शिव कुमार इज राइटिंग इन व्हाट द एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करें सुकुमार जी। Yes, sir, visible for everyone. दैट्स गुड, दैट्स गुड। मुझे लगता है सब समझ में आ रहा है, इट्स नॉट अ वन साइडेड लेक्चर। यस सर, क्लियर है सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न एज कठिन है, लेकिन बड़ा सिंपल वे में बताया गया, तो आपको वो चीजें आ जाएंगी। अब हम लोग जो बात करें ना फैक्ट पे बात, अभी तक तो एक स्टोरी फॉर्म में चल रहा था जो हम लोगों की, तो फैक्ट में जो रहा जॉर्जियन पोइट्री रही है। जॉर्जियन पोइट्री जो रखा गया किसके नाम पर? जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रखा गया था। और एक ग्रुप ऑफ ए पोएट्स था, इस पोएट्स पर पहली किताब किसने निकाला था? एडवर्ड मार्श ने निकाला था। और इसमें जो पोएट्स हैं उसमें कौन से थे? हैरोल्ड मुनरो है, जॉन ड्रिंक वाटर है, सर जॉन स्क्वायर है, डी.एच. लॉरेंस है, डब्ल्यू.एच. डेविस है, ये सब वेल नोन जॉर्जियन पोएट्स थे। इसके अलावा एडमंड ब्लंडेन है। इसमें ये कभी कभार पूछा जा सकता है ना, कौन से जॉर्जियन पोएट्स नहीं है, या जॉर्जियन पोइट्री किसके नाम पर रखा गया? जॉर्ज किंग जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रखा गया। या ये पूछा जाता है कि जॉर्जियन पोइट्री पे पहला क्रिटिक कौन सा जिसने उस पर एंथोलॉजी निकाली थी? तो एडवर्ड मार्श रहे हैं। या जॉर्जियन पोएट्स जो थे ये किस एज में आए थे? विक्टोरियन एज में, मॉडर्न एज में? जब आप नहीं सुने रहे होंगे या नहीं पता होगा तो आदमी कंफ्यूज होता है ये किस एज में आए हुए थे। तो ये चीज आपको हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा जो डब्ल्यू गिब्सन है, ये भी जॉर्जियन पोएट्स थे। इनका जो पोयम था उन्होंने लिखा था, इन्होंने इंडस्ट्रियल इंग्लैंड को लेकर के बात किया। रूपर्ट ब्रूक जो है एक बड़े आपके आप कह सकते हैं कि वार पोएट की कैटेगरी में आते हैं, और इन्होंने वार को ग्लोरीफाई किया। इनका
पोयम ये सब नाम दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, बोल्ड में दिया हुआ है। वाल्टर डी ला मेयर भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और जेम्स इलोरी फ्लेकर जो है, इन्होंने भी लिखा हुआ है पोयम जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट सीजफ्राट सेजन भी वार पोएट थे, सीजफ्राट सेजन एंड विल्फ्रेड ओवेन। विल्फ्रेड ओवेन ने वार को क्रिटिसाइज किया, विल्फ्रेड ओवेन क्रिटिसाइज वार, और सीजफ्राट सेजन वगैरह जैसे लोगों ने, इन लोगों ने उसकी तारीफ किया हुआ था। फिर उसके बाद जॉन मेसफील्ड है, ये सब इनको, इनका ये वर्क है। तो ये आप हमें नाम ध्यान में रखना कि ये सब के सबको क्या है, जॉर्जियन पोएट्स और वार पोएट्स कौन है, एट अ ग्लांस में बस आपको नाम ध्यान में रखना है। कौन कौन से, रूपर्ट ब्रूक आपको पता होना चाहिए, वाल्टर डी ला मेयर आपको पता होना चाहिए, सीजफ्राट सेजन आपको पता होना चाहिए, विल्फ्रेड ओवेन। और जो वार पोएट्स रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई पोयम को ट्रेंच पोइट्री कहा जाता है। ट्रेंच, TRENCH, क्यों कहा जाता है? ट्रेंच का मतलब होता है बंकर या खाई, क्योंकि वो लोग जो लिखते थे बंकर या खाई में जो है बैठ करके, बंकर या खाई मतलब कि वर्ल्ड वार में इन लोगों ने डायरेक्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया है, सेकेंड वर्ल्ड वार का भी हिस्सा रहे हुए हैं। तो जब वो जब आप वार में जा रहे हैं तो अपनी हिफाजत के लिए सोल्जर्स जो है क्या करते हैं, बंकर या खाई बनाते हैं। पता चली वो सोल्जरिंग का भी काम कर रहे हैं और वहां के एक्सपीरियंस को एज अ पोएट भी उन्होंने दिया। तो बाद में क्रिटिक्स ने उनकी पोइट्री को ट्रेंच पोइट्री कह दिया कि ये लोग खाई या बंकर में रह करके अपनी हिफाजत भी करते थे और वहां पे पोयम भी लिखते थे। जो इनका वार एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने शेयर किया। बाकी जो नए पोएट है, जीरान मल्ले हाफिज से मैंने आपको बताया ही है, 1844 में जन्म हुआ, 1889 में इनकी मौत हुई है। इन्होंने स्प्रंग रिदम को जन्म दिया, इन्होंने जो है कर्टन सानेट को जन्म दिया, अभी हम लोगों ने बात ही किया था। इन्होंने जो है इनका पोयम है पाइड ब्यूटी दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड, इनका पोयम है हीवन हेवन, इनका पोयम है। पाइड ब्यूटी जो है किसका एग्जांपल है, कर्टन सॉनेट का एग्जांपल है। जो कर्टल, CURTAIL, एल फॉर लायन, एन नहीं है, कर्टल सॉनेट, 10.5 लाइन का सॉनेट होता है। बाकी आप एक नया नाम देखते हैं, W.B. Yeats और T.S. एलियट को आप देख रहे हैं। W.B. Yeats को हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ था। W.B. Yeats का कुछ पोयम है, द वाइंडिंग ऑफ ओएसिन है, सेलिंग टू बाइजांटियम है, बाइजांटियम है, लेक आइला फिनिस्त्री है। ये सब W.B. Yeats का पोयम रहा है। इवन अगर आपने याद होगा, आपने और भी पढ़ा है जिसमें एक पोयम उनका द लेक आइला फिनिस्त्री, द सेकेंड कमिंग करके, सेलिंग टू बाइजांटियम, बाइजांटियम। तो ये पोयम्स कुछ रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है उनका। द वाइल्ड स्वान एट कूल है उनका, मिशेल रॉबर्ट्स एंड डांसर है, द टार है, द विंडिंग स्टेयर। ये सब पोयम्स एक नजर में, लेकिन सबसे फेमस पोयम कौन कौन सा, लेक आइला फिनिस्त्री, द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजांटियम, बाइजांटियम, लीडा एंड स्वान, अ प्रेयर फॉर माय डाटा। T.S. एलियट है, 1888 में जन्म हुआ है, लुइस मिसौरी अमेरिका में। 1927 में उनको इंग्लैंड की नागरिकता मिली हुई है। वो एजरा पाउंड से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और लंदन 1914 ईस्वी में आते हैं, और उनके समय के तमाम लोग थे जिससे उनकी मुलाकात होती, वो सब दिया हुआ है। T.S. एलियट का जो पहला इंपॉर्टेंट वर्क था, प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, 1917 में आता है। द वेस्ट लाइन 1922 में आती है। द हालो मेन उनका पोयम है। इसके अलावा स्वीनी एगोनिस्ट उनका पोयम था। स्वीनी एगोनिस्ट है, बर्ट नार्टन है, ईस्ट कॉकर है, द ड्राई साल्वेजेस है, लिटिल गिडिंग्स है, दिस थिंग्स वी सी या दिस थिंग्स वी फाइंड, ऑल दिस थिंग्स। तो ये किसका रहा, ये T.S. एलियट का। मैंने बताया ना कि वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज राइटर्स एज एन ऑथर बट एज एट अ ग्लांस में वो चीजें। और ये मैटर आपके पास है तो आपको डिटेल में पढ़ना, चूंकि जो लेक्चर होगा ऐसा नहीं कि मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा फिर बताऊंगा, इसका ये मतलब लेक्चर इन द सेंस कि आपको क्या क्या मोटी मोटी बातें कवर करनी हिस्ट्री में जो छूटना नहीं चाहिए। जो द वेस्टलैंड 1922 में आया, सबको पता है। इसके अलावा आपको ये बता दीजिए द हालो मेन उनका पोयम है। उसके अलावा उनका स्वीनी एगोनिस्ट था 1937 में। बर्ट नार्टन उनका पोयम ईस्ट काकर, द ड्राई साल्वेजेस एंड लिटिल गिटिंग, ये सब किस में पब्लिश हुआ था, ये सारे पोयम उनके 4 क्वार्टेट्स के नाम से पब्लिश हुए थे। दिस इज वी सी। और आगे उनका इंफॉर्मेशन दिया गया है जिस जो हम देख सकते हैं या उसमें वो कर सकते हैं। उनके अलावा और भी पोयम थे, W.H. ऑर्डन थे, स्टीफन स्पेंडर थे, सिसिल डे लेविस थे, लुइस मैकनीस थे। ये भी पोएट जो है थे, जिनको हम लेफ्ट विंग पोएट की कैटेगरी में रखते हैं यार, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से वो लोग जुड़े हुए थे। और अगर आप देखेंगे कि
ये सब चीजें थोड़ा बहुत, और पोएट्स है, W.H. ऑर्डन का के बारे में जिक्र किया गया है, उनका जो पोयम्स है। फिलिप लार्किन ने पोयम चर्च गोइंग लिखा था। विल्फ्रेड ओवेन का पोयम डल से डिकोर ईस्ट रहा है। W.B. येट्स का पोयम द लेक आई ऑफ इनिस्फ्री रहा है, ये सब द सेकंड कमिंग रहा है। T.S. एलियट का लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक का। तो आज की क्लास में हमने मॉडर्न एज डिस्कस किया, और मॉडर्न एज के साथ साथ हमने मॉडर्न पोइट्री डिस्कस किया कि व्हाट डू वी गेट, हम लोग क्या क्या पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि मॉडर्न एज में ड्रामा में क्या बदलाव आया, पोइट्री में क्या बदलाव आया, क्रिटिसिज्म में क्या बदलाव आया, नॉवेल में क्या बदलाव आया, और एक डिटेल में थोड़ा सा राइटर्स को, उनके वर्क को, जो मॉडर्न पोइट्री है उसको लेकर के डिस्कस किया गया। थोड़ा सा लेक्चर जो है ये था कि जल्दी में लिया गया, लेकिन वो फैक्ट था, नोट्स आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन में अब मैं हिस्ट्री कंप्लीट करके मैं लिटरेरी टर्म्स वगैरह पर मैं बात करूं। तो इतना सारा चीजें, लेकिन ये पहली बार ऐसा लेक्चर रहा है जब मैंने सर बहुत राइटर ही, क्लियर करा दीजिए सर। राइटर तो मैंने सारा क्लियर करा दिया। कौन सा राइटर? TGT के 4 राइटर हैं सर। अच्छा, TGT के, तो ठीक है, पहले TGT के राइटर्स को ही कवर करते हैं। इसके तो बाद सर ये लिटरेरी टर्म्स कराई दीजिए। ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा था कि जब मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक पूरा सीरीज निकाला, जिसमें मैंने कोई ब्रेकअप नहीं किया, नहीं तो अमूमन क्लास में ब्रेकअप हो जाता था। और जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बार आर्डर फॉर्म में पढ़ लेते तो यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग, ईच लेक्चर यू कैन कनेक्ट, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से चीजें मिले, कैसे समझना है। अब अगर कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये बात किस एज में आई हुई है, ये बात का ऐसा क्यों दिखा जा रहा है, इस पोयम में क्यों वार का एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये पोयम फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय लिखी गई होगी, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय लिखी हुई गई होगी, इसमें इस तरह का सिचुएशन क्यों है या क्या चीजें है। तो आई हैव डन, और इसके बाद जैसा कि सजेशन है कि 4 राइटर्स को लेके बात हो रही है, तो ठीक है, उसी पे बात कर लिया, जस्ट कंक्लूडिंग।